प्रोग्राम मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यासर, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले नए साल की आमद की बात। नए साल की आमद पर मुकाबिल प्रोग्राम के तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से पेश की मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं। बांग्लादेश को गजा जैसा सबक सिखाने की बीजेपी रहनुमा की धमकी। कोलकाता में बांग्लादेशी मिशन के बाहर बयान पर भारत में सियासी तूफान। ऑपोजिशन की शदीद तनकीद। मोदी हुकूमत पर दबाव में इजाफा। उधर गजा पर इसराइली जारियत बदस्तूर जारी। जंगबंदी के बावजूद हमले। इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनी भी निशाने पर। गजा खंडरात में तब्दील। लाखों अफराद बेघर। आलमी खामोशी सवालिया निशान। खित्ते में अहम सफारती पेशरफ्त। ट्रंप के बाद चीनी वजीर खारजा का पाक भारत कशीदगी कम कराने का दावा। मई में चीन की सालिसी की पहली बाज़ाब्ता तस्दीक। भारत ताहाल किसी तीसरे फरीक के किरदार से इनकारी। दूसरी जानिब ईरान और वेनेजुएला पर नई अमरीकी पाबंदियां। ड्रोन ताउन के इल्जाम में सख्त इकदामात। वेनेजुएला की बंदरगाह पर अमरीकी ड्रोन हमला। कशीदगी बढ़ने के खदशात और आलमी कवानीन पर सवालात। और पाकिस्तान में अंदरूनी सलामती का बड़ा चैलेंज। 2025 में दहशतगर्दी हमलों और हलाकतों में तशवीशनाक इजाफा। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की भारी कुर्बानियां। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, नए साल की आमद है और वैसे तो हम देख रहे हैं दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, चाइना, ये तमाम मुल्क हैं जहाँ पर नए साल का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर नया साल का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान में अभी 12 बजे ये जश्न मनाया जाएगा। अगर हम इस साल को एक इंटरनलाइज करें इस तमाम साल में होने वाली हैपनिंग्स के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर, तो क्या आप तज्ज़िया पेश करेंगे? जी, बैनुल-अक़वामी पे भी बात करते हैं। पहले तो जो है 2026 के लिए हमारी बड़ी ही नेक तमन्नाएं हैं जी। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि नया साल जो 2026 है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। उसका एक कभी इम्कान ये इसलिए भी है कि 2025 जो था हमारी तारीख का स्याह तरीन साल रहा। इससे ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा उम्मीद है कि 26 उससे बुरा नहीं होगा, क्योंकि 2025 के अंदर हमारे 50 साल 75 साल 78 साल रिकॉर्ड टूटे हैं। गुर्बत के, बेरोज़गारी के, महंगाई के, सिक्योरिटी के, गुर्बत के, नेचुरल क्लैमिटीज़ के। सिर्फ ये है कि हमने भारत को धूल चटाई, ये एक अच्छी खबर थी। वरना 2025 के अंदर हमारे यहाँ गुर्बत पे 45% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब है उनको 2 वक्त की रोटी नहीं है। 11 करोड़ 25 करोड़ में से 11 करोड़ लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। ये गुर्बत की सूरत हाल है। बेरोज़गारी जो है वो 22% जो हाउसिंग का सेंसस है, डिजिटल सेंसस, उसके मुताबिक जो है तकरीबन 4-5 करोड़ लोग हैं वो बेरोज़गार हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा तबका 2-2.5 लाख जो हैं वो नौजवान पढ़े लिखे हैं। और इसके अलावा जो है स्कूल और तालीम और सेहत की भी यही सूरत हाल है कि 2.5 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं हमारे स्कूल से बाहर हैं। और सेहत के भी पैमाने, कोई पैमाना भी ले लें, वो कोई अच्छा नहीं है। स्टंटेड ग्रोथ है और जो है बाकी भी अस्पतालों के अंदर जो है हमारी तारीख के अनफॉर्चुनेटली बुरे तरीन GDP की परसेंटेज तालीम और हेल्थ के ऊपर खर्ची जा रही है। और ये तो महंगाई की सूरत हाल और गुर्बत की सूरत हाल है। साथ में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, 2025 भी हमारी तारीख का स्याह तरीन साल रहा कि तकरीबन आप समझ लेंगे 3,500 के करीब जो है दहशतगर्दी में लोग मारे गए, जिसमें से कोई 2,000 के करीब तो दहशतगर्द थे जो जहन्नम रसीद हुए, मगर 1,200 के करीब जो हैं वो सिविलियन थे, और जिसके अंदर के 600 के करीब पुलिस के और फौज के एहलकार थे, 600 सिविलियंस तकरीबन उतनी ही तादाद थी। और ये सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा बुरी हालात जो रहे वो KP में और बलूचिस्तान में रहे। KP में ख़ास तौर पे जो है तो ये बुरा तरीन सिक्योरिटी का साल रहा। और उसकी वजह से असरात जो है हमारे गवर्नेंस के मसाइल हैं, हमारे इदारे जो हैं, जुडिशरी का ले लें, पार्लियामान का ले लें, मीडिया का ले लें, सब तरफ आपको एक इन्हितार नज़र आता है और एक पेसिमिज़म है इन हालात की वजह से। इसलिए 2026 से हमारी बड़ी उम्मीदें लगी हुई हैं।
और अगर हम जाएं सिक्योरिटी का इंटरनेशनल जिसकी आप बात कर रही थी, तो पूरे हमारे खित्ते के अंदर जो है इस वक्त जो है बुरे हालात है। हमारी अपनी एक भारत के साथ जंग हो चुकी है जो कि अभी टली है, ख़त्म नहीं हुई। अफ़गानिस्तान पे हमें मजबूरन वहाँ पे से, क्योंकि दहशतगर्दी की जो है वो पनाहगाहें थी, हमें हमला करना पड़ा। उसके बाद हम देख रहे हैं खित्ते में हमारे बहुत बुरी सूरत हाल है कि इसराइल की वजह से लार्जली एक साल में उन्होंने 6 मुल्कों के ऊपर हमला किया। यमन, सीरिया, लेबनान, फ़लस्तीन, कतर, ईरान जो है, तो उसकी वजह से पूरा हमारा खित्ता जो है वो जंग की उसके अंदर सबसे ज़्यादा बुरे हालात जो है वो गाज़ा के अंदर फ़लस्तीन में रहे। तकरीबन 1 लाख के करीब लोग वहाँ पे शहीद हुए। दुनिया भर में इस वक्त जो है वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ सेंचुरी जो तब्दीली आई है वो भी 2025 में उसके खदोखाल ज़रा वाज़े होने शुरू हो गए हैं कि आप देखते हैं कि एक रील अलाइनमेंट चल रही है और वेस्ट की एक डिमाइज नज़र आ रही है कि इनताद पजीर है, लेड बाय यूनाइटेड स्टेट। और हम देख रहे हैं कि नेटो जो है वो उसकी तहलील नज़र आती है और EU का भी जो है मखदूश हालात हैं कि एज यूनिट वो रहेगा नहीं रहेगा। यूरोप का भी बुरा हाल है और जंगें जो हैं वो तकरीबन सारे ही बड़े आज़मों तक पहुंच चुकी हुई हैं कि हमने देखा यूरोप के अंदर जो है 3 साल से रूसिया और यूक्रेन की जंग जारी है जो कि बेसिकली रूस और नेटो के दरमियान में बैक्ड बाय नेटो है यूक्रेन की जंग। 3 साल से वो सिलसिला जारी है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद जो है मिडल ईस्ट जो है, जिस तरह कहा कि 9 मुल्कों के 6 मुल्कों के ऊपर इसराइल ने हमला किया, पूरा आग में वो है। फिर फार ईस्ट के अंदर जो है चीन की जो है तनाव एक जारी है। लार्जली अमेरिका की और वेस्ट की एक जवाल इन्हताद पजीर होने से और ग्लोबल साउथ अमर्ज कर रहा है। ग्लोबल ब्रिक्स का, SCO का उभार है और उसकी वजह से एक तनाव में एक ट्रेड वॉर तो चल रही है, मगर वो एक्चुअल वॉर्स भी चल रही हैं। यूरेशिया में चल रही हैं, सेंट्रल एशिया में मिडल ईस्ट के अंदर चल रही हैं, हमारे खित्ते के अंदर चल रही हैं। यहाँ तक कि अमेरिकाज तक पहुँच गई है कि वेनेजुएला की जो ऊपर टेंशन है अमेरिका की वो अब बढ़ती जा रही है और एक किस्म का उन्होंने उनका भी जो है वहाँ पे टेंशन जो है बढ़ती जा रही है और देखते हैं कि उसकी तरफ किधर जा रही है। तो दुनिया भर में एक तब्दीलियां जो है 25 के अंदर वो रही। आइंदा इस साल में देखना है कि इसका मंतकी अंजाम किस तरफ जाता है। अच्छी और बुरी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, मगर ज़्यादा जो है 2025 में बुरी खबरें ही रहीं। अगर आप मेहमानों का तारुफ करवा दें तो मैं चाहूँगा कि इंटरनल पॉलिटिक्स तो हमारे यहाँ डिस्कस करते ही रहते हैं, खित्ते की और आलमी सिचुएशन की तरफ पहले निगाह डालें। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर अवैस सलीम सीनियर तज्ज़ियाकार और सकलैन इमाम सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार वाशिंगटन से और UK से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अवैस और सकलैन हमारे पुराने कोलीग्स हैं, हमने इकट्ठे काम भी किया है, दहाइयों से हम लोग इकट्ठे सहाफ़त कर रहे हैं। मैं सकलैन आपकी इजाज़त से पहले डॉक्टर अवैस सलीम से अमेरिका से मैं पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल मैंने सारी दुनिया के अंदर हम अहाता कर रहे हैं कि इस वक्त 2025 कैसा रहा और हम क्या उम्मीदें लगा के 2026 में बैठी हुई हैं। सबसे ज़्यादा हमारे लिए, क्योंकि मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा और ख़ास तौर पे जो गाज़ा के अंदर जुल्म है, इस वक्त भी वहाँ पे जुल्म जारी है कि 16 लाख के करीब लोग वहाँ पे बेघर हुए हैं और सर्दियाँ हैं, बारिश हो रही है, उनको तक जो है दवाइयों की और ग़िज़ा की रसाई नहीं इसराइल होने दे रहा। और अभी हाल ही में नेतन्याहू की और जो ट्रंप की मुलाकात हुई और जिस किस्म के वहाँ से बयानात लगते नज़र नहीं आ रहा कि सीज़ फायर तो हुआ है, मगर 4 महीने में 400 के करीब अमवात भी हो रही हैं और हमले भी तवातर के साथ इसराइल के जारी हैं। क्या देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मिडल ईस्ट आप सूरत हाल? बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपको, आपकी को होस्ट को और आपके सब देखने वालों को नए साल की मुबारकबाद। इसके बाद मेरा ख्याल है कि नए साल में हमारी मुलाकात होगी। और मैं देखने वालों को ये भी बता दूं कि मेरा और सकलैन साहब का ये जो कलर कोऑर्डिनेशन है आज, ये बिल्कुल इत्तफाकिया है, ये कोई इसमें हमें हिदायत नहीं थी। मेरा रुपया का भी जो है ना मिलता जुलता है, इत्तफाकिया है, जारी रखें।
अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात की तरफ जो आपका सवाल है। देखिए, हमने जितनी दफ़ा भी पिछले कुछ अरसे में गज़ा की सूरत हाल पर बात की है, और ख़ास तौर पर जब से ये अमरीकी प्लान हमारे सामने आया है, और जिसको मैं बार बार इनडिसेंट हेस्ट कहता हूँ, हमने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब आप देखिए कि सदर ट्रंप नेतन्याहू को अपने साथ भी खड़ा कर लेते हैं। वो दुनिया को यह बताने की कोशिश भी करते हैं कि हम हमास को डिसमेंटल कर देंगे, जो इस वक्त शायद सिर्फ वाहिद एक रेजिस्टेंस की आवाज़ है फ़लस्तीनियों के बिहाफ पर उस खित्ते में। फिर वो ये भी लोगों को बताते हैं कि वहाँ पर अमन भी कायम हो जाएगा, और बिल्कुल उस तरीके से होगा जो उनके दिमाग में है, और वो उसको धड़ाधड़ बेचे चले जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कि वो मुतासरा पार्टी को ये बता रहे हैं कि आपके पास इसको कबूल करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, जो एग्रेसर है, जो जारे है, यानी कि इसराइल, वो मुसलसल, जैसे कि आपने निशानदेही की, सीज फायर की खिलाफ वर्जियां भी करता चला जा रहा है। और इस वक्त सख्त सर्दी के मौसम में उन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उस पर भी पाबंदी लगा दी है। यानी वो उनको ये बता रहे हैं कि आपके पास इस प्लान पर सोच विचार करने का भी वक्त नहीं है, आप इसको फौरन तस्लीम करें, और अभी तस्लीम करें, और उसी तरह तस्लीम करें जिस तरह हम चाहते हैं, वरना हम ना सिर्फ आपको असलहे से मारेंगे बल्कि आपको भूख से भी मारेंगे। अब जो इस तरह यूनाइटेड नेशंस ने तवज्जो दिलाई है इस तरफ कि ये एक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन डेवलप हो रही है, खासतौर पर अगर ये पाबंदी भी लग जाती है। लेकिन इस तरह की जो क्लैरियन कॉल्स हैं वो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन ना इसराइल पर उसका कोई असर हुआ है ना अमेरिका पर हुआ है, बल्कि ऐसे लगता है कि अमेरिका की सपोर्ट और इस प्लान के बाद इसराइल अपने आप को ज्यादा एम्पावर्ड महसूस कर रहा है। जी, इस क्लैन को इसराइल ने स्वाइस के अपने तकरीबन सारे ही यरगमाली वापस ले लिए, दूसरा फेज़ आया ही नहीं। हम अपने प्रोग्राम में आपके साथ ये चीज़ें पहले भी डिस्कस करती रही हैं, आपको पहले भी आप लोगों को दोनों को कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब क्लियरली ISF तो जो है कोई मुल्क भी इस वक्त जो है पाकिस्तान समेत राज़ी नहीं हो रहा कि जब तक वहाँ के कॉन्टोर्स नहीं बदलते हैं तो हमास को डीमिलिटराइज करवाने के लिए जो है कोई भी तैयार नहीं है, और सीज़ फायर भी नहीं है। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान था, ना सिर्फ कि उन्होंने कहा जी हमास को वो दोबारा जो है बड़े सख्त अल्फाज, और फिर साथ में उन्होंने ईरान के ऊपर भी दोबारा उन्होंने कहा जी क़यामत बर्पा कर देंगे, और जो है न्यूक्लियर मिसाइल का उनका प्रोग्राम जारी है। तो वो इशारा भी दिया कि ईरान के ऊपर भी दोबारा हमला हो सकता है। तो 2026 में आप मिडल ईस्ट और ख़ास तौर पे गाज़ा और ईरान के हवाले से क्या देखते हैं आप? आमिर, एक तो शुक्रिया आपका, और मैं रेसिप्रोकेट करूँगा अवैस साहब की बातों को। शुक्रिया, और आप सबको नए साल जो आने वाला है उसमें अच्छी खुशियाँ दे। एक बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि अब आपने अंदाज़ा लगाया हुआ है बैनुल अक़वामी हालात में जिस तरह अमेरिका की भी एक रिट्रीट नज़र आ रही है, जो उसका इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो आई है 2025 वाली, कि वो यूरोप से उन्होंने एक किस्म का समझे अपना लेवल डाउन कर दिया हुआ है, बल्कि बाज़ तज्जियों को बता चौथे दर्जे पे वो ले गए हुए अपनी तरजीहात में। पहले उन्होंने वेस्टर्न हेमिस्फेयर रखा हुआ है, फिर चाइना का रखा हुआ है, फिर मिडल ईस्ट को भी तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पे रखा उन्होंने यूरोप को। तो ये एक बड़ी तब्दीली है, विच इज़ ए क्लियर साइन ऑफ द एंड ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। यानी ये मल्टीपोलर की तरफ हम एक किस्म का ये इस स्ट्रेटजी में बड़े खुले इशारे मिल रहे हैं। अगरचे बिल्कुल बाकायदा ऐलान नहीं किया गया कि अब दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड से ख़त्म होकर अब मल्टीपोलर की तरफ आ गई, लेकिन अब ये खुले इशारे मिल रहे हैं। तो जो जिन लोगों ने पहले से तज्जिया किया, रिचर्ड हैस एक हैं, बड़े मशहूर एक स्कॉलर हैं अमेरिका के, उन्होंने एक अपनी किताब, बल्कि पहले आर्टिकल लिखा था, उसी आर्टिकल को उन्होंने किताब की शक्ल दी थी, और 10 साल पहले की थी कि जब मल्टीपोलर शुरू होगा तो ईरा ऑफ डिसऑर्डर शुरू होगा। जिसका मतलब ये है मुख्तसरन, वो मैंने किताब पूरी नहीं पढ़ी हुई है, उसके पर रिव्यूज़ अलबत्ता पढ़े हुए, तो जो उसमें मैंने समझ पाया था वो ये था कि जब ईरा ऑफ डिसऑर्डर जो होगा उसका मतलब होगा जब एक मैनेज करने वाली सारी सिचुएशन के वर्ल्ड पुलिस लेवल की एक इंपीरियल पावर जब नहीं होगी यहाँ पे, तो फिर छोटी छोटी ताकतें अपने से भी छोटी ताकतों को निपटने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपनी
हर किस्म की जारियत या ऑपरेशन शुरू करेंगी। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा ख़ास तौर पे कि एक और बड़ा मसला चल रहा है कि अमेरिका का ये बताया जा रहा है, हम इसको मुबसर कह रहे हैं कि न्यू ईयर में उनको 3 ट्रिलियन का एक डेफिसिट आ रहा है जिसकी एक कमी है, और सिवाय इसके कि चीन से वो कर्ज़ा लेने के कोई उनको हल नहीं नज़र आता। और वेनेजुएला का एक बहुत बड़ा, या नाज़रीन के लिए, लोग पाकिस्तानियों के लिए ये बताना भी ज़रूरी है कि आप जहाँ टेक्सास में इस वक्त बैठे हुए हैं और लुजियाना में, क्योंकि वो तमाम जो रिफाइनरीज हैं ज़्यादातर अमेरिका की, वो हार्ड क्रूड ऑयल है जो कि वेनेजुएला के पास है, अमेरिका के पास लाइट क्रूड है जो कि उनमें इस्तेमाल नहीं होता, और कई साल लग जाते हैं रिफाइनरियों की हैयत तब्दील करते हुए। तो एक ये अमेरिका की डेस्परेशन का, ये 2 फैक्टर एक बहुत बड़े हैं जिससे कि पॉलिसी के अंदर क्या ख़तरात हैं हमारे जैसे मुल्क के लिए, क्योंकि ऑयल अगर महंगा होता है, 58 से 61 बैरल पे ब्रेंट आ गया है, तो हमारे लिए भी रिपरकशंस हैं। कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब इस पे? बहुत शुक्रिया, आपने वेनेजुएला की बात ठीक की, और मैं इस हवाले से आज सुबह ही एक CNN की एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट पढ़ रहा था, और उसमें उन्होंने एक फ़िक्रा लिखा हुआ था कि पहले जो सुदूर हुआ करते थे वो कुछ ना कुछ पर्दा रखने की कोशिश करते थे, मुल्क से बाहर अपने मफादात या अपने जो उनके जहन में जो शक्ल होती थी दुनिया की उसको अमली जामा पहनाते हुए। लेकिन सदर ट्रंप ने कोई प्रीटेंस जो है वो नहीं रखा है, वो ओपनली बैक करते हैं कि उन्हें अपनी मर्जी की हुकूमतें और अपनी मर्जी के हुक्मरान चाहिए पूरी दुनिया में। वेनेजुएला में भी वो इसी तरह बैक कर रहे हैं, ईरान में भी वो इसी तरह रेजीम चेंज को बैक करते हैं, दुनिया में जहां जहां ये बात होती है वो यही करते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो इस वक्त ये दुनिया इकोनॉमी की दुनिया है। अमेरिका जो है वो कर्जा लेने के बावजूद इसलिए होल्ड कर जाता है उस सिचुएशन को, या उस मुश्किल वक्त से गुजर जाता है क्योंकि उस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा जान है। और चीन और अमेरिका की जो मईशत है वो इस तरह आपस में जुड़ी हुई है कि अगर चीन अमेरिका को वो कर्जा नहीं देगा तो शायद अमेरिका के अंदर वो मंडी भी चीन की मसनूआत को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से चीन की मईशत यहाँ तक पहुंची है। सो बहुत सारे इसके अंदर जो है वो कॉन्टोर्स हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए ये सिचुएशन, जो जिनकी अपनी मईशत में इतनी जान नहीं है, जो अपना मुश्किल वक्त गुजारने के लिए अमेरिका या सऊदी अरब या दूसरे ऐसे मुल्कों की तरफ देखते रहते हैं जो उन्हें कोई ना कोई बेल आउट पैकेज दे दे, उनका मुश्किल वक्त गुजार दे, उनके पास इतना मार्जिन नहीं होता कि वो निगोशिएट कर सके या वो विद होल्ड कर सके अपने बल पर। सो यही आप, मेरा ख्याल है शायद आप थोड़ी देर में तस्करा करेंगे ईरान का, यही आप ईरान में भी देख रहे हैं। हालांकि वहां तो बज़ाहिर तेल भी निकलता है, सारा कुछ है, लेकिन उस मुल्क की जो माशी पॉलिसियां हैं वो ऐसी नहीं थी जिनको सस्टेन किया जा सके, और इवेंचुअली अब लोगों का गुस्सा जो है वो उस बुनियाद पर आपके माफ कीजिएगा आपके सामने आना शुरू हुआ है। सो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अगर हम इंटरनली अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों का तालमेल ठीक नहीं करेंगे और सिर्फ ये देखते रहेंगे कि जब भी हमारा कोई मुश्किल वक्त होगा तो कोई ना कोई आकर हमें टीका लगा देगा स्टीरॉयड का और हमारा वो मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, तो इवेंचुअली फिर दुनिया तो अब उस नतीजे में पहुंच गई है जहां हर कोई अपना इंटरेस्ट देख रहा है। अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है, सऊदी अरब अपना इंटरेस्ट देख रहा है, बाकी ममालिक अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। क्या हम वो कर रहे हैं या नहीं, या हम सिर्फ तुफैली बन के दुनिया में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या हमारे लिए सोचने की बात है। जी सकलैन, आपने अभी जिक्र किया कि यूरोप जो है वो चौथी प्रायोरिटी, अब अमेरिका की जो हाल ही में स्ट्रेटिजिक रिपोर्ट आई है उसके अंदर उसके खदखाल नज़र आते हैं, और क्लियरली नज़र आ रहा है कि जिस तरह हम दुनिया को जानते थे 2025 हमारे सामने ही ये जो है, पहले ये अमेरिकन मिलेनियल और फिर अमेरिकन सेंचुरी कहा जाता था, हमारे सामने एक साल के अंदर ये कॉन्टोर्स जो उभर रहे हैं। यूरोप में नेटो जो है वो उसका हैयत तब्दील होते हुए नज़र आ रही है, पता नहीं तहरीर हो रही है, और EU के भी प्रॉस्पेक्ट्स, जर्मनी और फ्रांस की इकोनॉमीज़ की जो सूरत हाल है, जो यूक्रेन की जंग है, क्लियरली रूस जब तक अपने टर्म्स पे उसके नहीं हो वो इंटरेस्टेड नहीं है और गालबन उसकी तरफ जा रही है, और उसकी सूरत में जो है यूरोप के ऊपर इम्पैक्ट जो है
और ख़ास तौर पे चीन के हवाले से भी कि जिस तरह हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के अंदर एक कंट्रीब्यूट किया था उसका इकोनॉमिक फैक्टर, तो रूस जो है उसके अंदर जो है इस जीत के अंदर जो है चीन का, उनको सस्ता तेल मिल रहा है, उनका इक्विपमेंट वहाँ चीन जो है रूस के अंदर चल रहा है, साइबेरिया उनके लिए ओपन हो गया है। तो यूक्रेन की जंग और जिस तरह वो इख्तिताम पजीर या जिस हालत में भी वो जो जा रही है, उसके जो लेटेस्ट उसकी सिचुएशन है, उसका दुनिया में बिग पिक्चर क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने बड़ा अहम नुक्ता यहाँ पे रखा है। जो यूक्रेन में इस वक्त जो हालात हैं, उसने ये फरवरी 2022 में जंग शुरू हुई थी, अब यानी चौथा साल अब होने वाला है 2 महीने बाद। तो इस जंग से सबसे पहले जो इम्पैक्ट बना था वो था एनर्जी प्राइसेस जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई और कई जगहों पर डबल से ज़्यादा हो चुकी हुई, ख़ास तौर पे गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है, और मतलब और भी असबाब है। लेकिन इसके बाद ये जो जब एनर्जी की कॉस्ट बढ़ती है तो आप जानते हैं कि हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जो इकॉनमी सभी मुतासर हुए हैं, पूरा यूरोप मुतासर हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है वो मुल्क हुआ है जिसकी सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेस था, और वो जर्मनी है। मैं डॉक्टर साहब से इस बड़ी अहम बात की है सकलैन ने कि एक तो ये तमाम यूरोप की क्लियरली नज़र आ रही इन हालात के बावजूद वो बज़िद हैं कि यूक्रेन की वो जो है रशिया की टर्म्स पे नहीं होने जा रहे और उसको चाह रहे हैं कि वो प्रोलॉन्ग्ड रहे, और जो है अमेरिका की रिलक्टेंस के बावजूद यूरोप, हालांकि क्लियरली नज़र आ रहा है कि उनके साथ वही होने जा रहा है जो बरतानिया में का हाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हो गया था कि कर्ज़ों में जगड़ गया, और जिस तरह अमेरिका की इमरजेंस हुई उसके बाद अब चीन की हो रही है। पर मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर साहब आपसे कि क्लियरली एक सेंटेंस है ग्लोबल साउथ की जो कि 88% पॉपुलेशन है, 40-45-50% के करीब दुनिया का जीडीपी है, और वेस्ट की एक डिसेंडेंस नज़र आती है हमारे खित्ते के लिए, हर मुल्क अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक एडजस्ट कर रहा है। हम तो स्ट्रेटिजिकली सीपैक की वजह से स्ट्रेटिजिकली ग्लोबल साउथ से ज़्यादा अलाइंड हैं, अमेरिका की बजाय मेरा ख्याल ट्रंप के साथ हमारी ट्रांजैक्शनल या पर्सनलाइज किस्म की तो दोस्ती हो सकती है, वो मगर नहीं है। इंडिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको भी ये फैसला करना है क्योंकि इस साल ब्रिक्स की समिट जो है इंडिया में होनी है। उनके लिए 2 बहुत बड़े फैसले हैं, एक कॉमन करेंसी की जो है पहले वो अपोज करते रहे, दूसरा वो एक बैलेंसिंग एक्ट करते रहे जिसकी शायद वो गुंजाइश ना हो। कैसे आप देखते हैं ग्लोबल साउथ की सेंडेंस और इंडिया के साथ वीज़ावी हमारा उसके साथ जो एक रिलेशन बनता है? डॉक्टर साहब, तब भी मैं एनालिसिस कर दिया मगर मैं चाह रहा हूँ उसको आप सम अप कर सकेंगे। ये आपने ठीक कहा, और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था यूनिपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड का। ये यूएसएसआर के डिक्लाइन के बाद बड़ा अरसा हमने गुजारा है एक यूनिपोलर वर्ल्ड और एक सॉलिटरी सुपर पावर अमेरिका की शक्ल में, लेकिन अमेरिका ने भी ये पै दर पै जंगों में घुसकर और अपने मुल्क से बाहर इस किस्म के एडवेंचर करके अपनी इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंचाया है और सिर्फ वॉर इकोनॉमी पर इन्हिसार किया है, उसका शाखसाना आज अमेरिका भी भुगत रहा है। और ख़ास तौर पर यूरोप के साथ अब ट्रंप के दौर में जिस तरह के हालात हैं जिसमें ट्रंप को ये लगता है कि वो अपनी जो उनके दिमाग में दुनिया की तस्वीर है वो सबको बुली भी कर सकते हैं और उसके बावजूद दुनिया उनके साथ रहेगी। मेरा ख्याल है कि अब अपने ऑप्शंस यूरोप ने देखना शुरू कर दिए हैं। और मैं इससे पहले भी ये कह चुका हूं कि ट्रंप ने बड़ी मदद की है चाइना की और रूस की कि उन्होंने इन कुव्वतों को उनकी तरफ धकेला है ज़बरदस्ती, जो आमतौर पर अमेरिका के ट्रेडिशनल एलाइज समझे जाते थे। और अब हम दोबारा एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर इस वक्त इकोनॉमिक पावर, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, और होल्डिंग पावर
वो अमेरिका से ज़्यादा चाइना के पास है, और चीन बिल्कुल तैयार है कि वो उसको इस्तेमाल करते हुए अपने लिए नए एलाइज भी ढूंढे, नई मंडियां भी ढूंढे और अमेरिका का मुकाबला करे। अब भारत जो है, भारत का इस वक्त जो है वो चाइना के साथ एक ट्रेड रिलेशनशिप तो है, लेकिन एक सियासी माहौल इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। वो यूरोप की तरफ देखते हैं, वो अमेरिका की तरफ देखते हैं, वो ब्रिक्स का पार्ट है, और उनका ख्याल ये है कि इस खत्ते के अंदर उनको वो रोल मिलना चाहिए जो चीन शायद पहले ही ले चुका है या दुनिया में अमेरिका को हासिल रहा है, और अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। कम से कम मुझे तो जो आसार नजर आते हैं वो भारत को वो रोल देने के लिए तैयार नहीं है, और चीन भी वो रोल देने के लिए तैयार नहीं है। सो मेरा ख्याल ये है कि भारत की ये ख्वाहिश कि वो इस खत्ते का चौधरी बन जाए शायद कामयाब ना हो। हाँ, चीन जो है, चीन के पास ये मौका बिल्कुल मौजूद है। चीन जो है वो बारहा इस किस्म की इंडिकेशंस भी दे चुका है। पिछले दिनों भी वहाँ एक समिट हुई थी जिसमें बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स हमें नजर आए थे। सो चीज़ें उस तरफ जा रही हैं, और ये अमेरिका के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एक तशवीश का बायस भी है, जो हम बार बार तकरीरों में सुनते रहते हैं, लेकिन अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क जो उस खत्ते में हैं, जो जिनकी सियासी मजबूरियां भी हैं, जिनकी माशी मजबूरियां भी हैं, और जो ट्रेडिशनली इन तमाम ताल्लुकात को बड़ा बैलेंस करके चलते रहे हैं, उन्होंने ये देखना है कि अगर ये मुखासमत बढ़ती है, अगर, मुझे नहीं लगता कि ये किसी बाकायदा जंग की तरफ जाएगी, लेकिन अगर इसमें एक आप कह लें कि कोई माशी बंदिशें आती हैं या कोई और मामलात आते हैं, या फ़र्ज़ कीजिए कि इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान में कोई ऐसी हरकत करते हैं, या भारत कोई ऐसी हरकत करता है, तो पाकिस्तान ने वहाँ फिर कौन सी पोजीशन लेनी है, कहाँ खड़े होना है। और जिस तरह हमने अपने सारे टोकरे इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की अंडे डोनाल्ड ट्रंप की टोकरी में डाले हुए हैं, उससे लगता नहीं है कि हमारी जो क़यादत है इस वक्त उनकी कोई बहुत दूर रस किस्म की सोच है। वो ऐसे लगता है कि इन द मोमेंट चल रहे हैं कि आज का दिन गुजारें। इस वक्त जो है वो हमें अगर एक तरफ से राहत मिल रही है या तारीफ मिल रही है तो ठीक है, कल की कल देखी जाएगी। बज़ाहिर चीन जो है वो इस अभी तक इस मामले में कोई ज़्यादा तशवीश में मुब्तला नज़र नहीं आता जो हम ओवरचर्स दिखा रहे हैं अमेरिका की तरफ, क्योंकि सी पैक का आपने जिक्र किया, और जो है जब तक चीन और अमेरिका के दरमियान के ताल्लुकात उस हद तक नहीं पहुँचते, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को उस हवाले से कोई ख़ास तशवीश नहीं होनी चाहिए। सकलैन, अभी आपने जिक्र किया कि दुनिया भर में एक और हकीकत ये है कि जो राइट विंग फोर्सेस हैं वो उभर के आ रही हैं। साथ में हमने हमारे खित्ते में ख़ास तौर पे देखा वो जिसे जनरेशन जी कहा जाता है कि नई नस्ल का उभार जो है, हमने बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा, नेपाल में देखा। अभी वह जिक्र कर रहे थे कि ईरान में डॉलर की वजह से वहाँ एक डॉलर 14 लाख रियाल का हो गया है, और वक्ती तौर पे वहाँ भी एक अवाम का गम गुस्सा और उबाल वहाँ भी नज़र आता है। हमारे यहाँ जिस तरह वैस कह रहे थे, एक डंग डपाऊ डे टू डे चल रहा है। और क्या हम जो ये दुनिया में, चाहे हम छोटा मुल्क हैं और बाल बड़े वॉलेटाइल खित्ते में हैं, क्या हम कितने तैयार हैं, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी आप समझते हैं इन मामलात से निपटने के लिए? मुतमईन कोई नहीं है इनमें से कोई भी मुल्क जो है वो एक पार्टिसिपेटोरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के तहत हुकूमत की पॉलिसी मेकिंग में या उससे बेनिफिट्स लेने में शामिल नहीं है। तो इससे तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि जो पाकिस्तान की जो कुल तैयारी है इस खित्ते के तमाम जो भी इसके इर्द गिर्द या दुनिया के जो असरात बनते हैं क्राइसिस के जो बन रहे हैं, उससे पाकिस्तान के पास जो हल है निपटने का वो सख्ती है। तो यही आपने देखिए कि जिस तरह आपके यहाँ प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है वो भी मैनेज्ड हो रही है, एक बाकायदा मार्केट इकॉनमी के तहत नहीं हो रही है। आपके जो पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहा है, आपके जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रही हैं, आपके जिस तरह अदालती निज़ाम चल रहा है, ये इसकी साख कोई नहीं है, इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, इसमें वो जो बुनियादी तौर पर जो प्लूरल डेमोक्रेसी में जो इस दलील की ताकत जो होती है वो ख़त्म हो गई हुई है, सिर्फ डंडे की ताकत रह गई हुई है। तो यही तरीका हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका नतीजा ये निकलता है
कि आप अपने पोटेंशियल्स को अच्छी तरह इस्तेमाल करने की सलाहियतें नहीं बना रहे हैं, और अपने ही पोटेंशियल्स को अच्छी तरह इस्तेमाल करने की सलाहियत जो होती है वो हमेशा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से बनती है, डंडे से नहीं बनती। डंडे सब दबा ज़रूर सकते हैं, डिसेंट को, इख्तलाफ को क्रश कर सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ करना ही मुल्क की इसके साथ गद्दारी नहीं होती है। इख्तलाफ भी दोस्त करते हैं, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं आपसे इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन इख्तलाफ का हरगिज़ मतलब कि हम दोनों एक दूसरे की जान लेने के पर तुले हुए हैं। तो ये पाकिस्तान में जो माहौल बना हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए जो कहते हैं अपॉर्चुनिटी, मैं आप ही कह रहे पाकिस्तान किस तरह निपटेगा, मैं ये नहीं सोचता कि पाकिस्तान किस तरह निपटेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि पाकिस्तान की स्टेट के पास ताकत है और वो ताकत मेरी कुचल सकते हैं। मैं आमिर साहब आपकी बात को एक्सटेंड करना चाह रही थी और सकलैन इमाम साहब ने उसके ऊपर कमेंट कर भी दिया। मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब अपना इसके ऊपर एनालिसिस दें। जिस तरह हम जेंजी की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने गज़ा वाले मामले पे देखा कि अमेरिका जैसे मुल्क में नहीं दबाया जा सका उन एहतजाजों को, उन आवाज़ों को जो नहीं पसंद करती। तो एक वोकलाइज किस्म का माहौल हमने एक देखा कि जहाँ पर आवाज़ें भी उठाई जा रही हैं, गलत को गलत भी कहा जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में जिस तरह से क्रश किया जा रहा है आवाज़ों को, ख़ास तौर पे मुखालिफ आवाज़ों को, ये 2026 में इसके ऑप्टिक्स क्या देखते हैं आप? कुछ बदलेगी सूरत हाल या यही रहेगी? शुक्रिया रबिया, ये एक बहुत अहम पॉइंट है, और जैसे सकलैन साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये इल्यूजन था शायद ईरानियन जो पाकिस्तानी रेजीम को ये इल्यूजन है कि वो ज़बरदस्ती चीज़ों को अपने हक में मोड़ सकते हैं। ईरान में भी जो है, जो अभी रेजीम है और उन्हें जिस किस्म की सूरत हाल का सामना है, उन्हें ये इल्यूजन था। आपने अमेरिका का जिक्र किया, प्रॉब्लम ये है, और मैं इसके बारे में लिख भी चुका हूँ और बार बार कहता भी हूँ कि जब भी किसी शोबे में डिसरप्शन होती है ना, तो उसके पुराने जो लोग होते हैं, जो एक पुराने लेंस से चीज़ों को देख रहे होते हैं, उन्हें यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, और वो उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं होते। पॉलिटिक्स में इस वक्त डिसरप्शन हो चुकी है। आजकल पूरी दुनिया का जो नौजवान है वो ट्रेडिशनल लेंस से चीज़ों को नहीं देखता कि मैं एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ या मैं एक कैंप में खड़ा हुआ हूँ, तो अब चाहे मैं इनसे नाराज़ भी हूँ, मैंने इन्हीं को वोट देना है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह एक ट्रेडिशनल पैट्रनेज पॉलिटिक्स होती थी कि वो घर के बड़े जो कह रहे हैं आपने उधर ही वोट देना है, अब इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है। ख़ास तौर पर जो पिछले 20 साल में जो नौजवान बड़ा हुआ है, मैं अगले दिन ये सोच रहा था कि 18 साल का जो आज नौजवान है, जो 2007 में पैदा हुआ होगा, उसने जो है पुरानी जमातों को तो देखा ही नहीं है। 2007 में जो है जब बेनज़ीर की शहादत हुई और अभी 2-3 दिन पहले उनकी बरसी मनाई गई, जब वो शहीद हुई तो वो नौजवान उस वक्त पैदा हुआ था। उसने बेनज़ीर भुट्टो को नहीं देखा, उसने जो हमारी रीजनल पार्टियां हैं उनको नहीं देखा, उसने नवाज शरीफ या उनके दौरे हुकूमत को नहीं देखा। उसने एक नई तरह की दुनिया देखी है, उसने टेक्नोलॉजी की दुनिया देखी है, वो सियासत को और तरह से देखता है। नई जनरेशन को ये सारा उसका लेंस ही डिफरेंट है बिल्कुल चीज़ों को देखने का। अगर इसको सम अप कर सकें, हमारे पास वक्त महदूद है। देखिए, समझ ये कि हम एक बहुत बड़े ईरा ऑफ डिसऑर्डर में आ चुके हैं। हमारे लिए यानी पाकिस्तान के हवाले से सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि यहाँ के हुक्मरान इस बात का एहसास करें कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी सिर्फ लफ्ज़ी हद तक नहीं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी करें तो आपके लिए पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं कभी भी जब नक्शा देखता हूँ तो मैं पाकिस्तान को एक ऐसे महल वक़ू में देखता हूँ जहाँ पे ये 3 अरब लोगों से ज़्यादा, बल्कि अब 3.5 अरब अफराद पर मुश्तमिल एक मार्केट का जंक्शन देखता हूँ मैं पाकिस्तान में, जिस पे चीन की भी तिजारत हो सकती है, इसके थ्रू इंडिया की भी हो सकती है, सेंट्रल एशिया की भी, रूस की भी। यानी आप पूरे एशिया का एक हब बन सकते हैं तिजारत बिल्कुल। और सकलैन साहब, हमारे पास जिस तरह से यूथ है, जो उसका जो परसेंटेज है, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले साल में हम कैपिटलाइज कर सकें अपनी इन स्ट्रेंथ्स को। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अवैस सलीम और सकलैन इमाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, जो प्रोग्राम का हमारा
इख्तितामी सेक्शन है या सेगमेंट है, इसमें हम बात करेंगे थोड़ी सी जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। बड़ी सकलैन इमाम साहब ने और डॉक्टर वैस सलीम साहब ने जो लास्ट बात की वो इसी से लिंक कर रही है कि क्या देख रहे हैं 2026 में पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत का हाल। मैं ये टू सम अप डॉक्टर साहब ने और जो सकलैन ने जो बात की है आखिर में, उसको मैं सब अप करना चाहूँगा कि 2025 के आखिरी दिन एक जो बड़ी रे ऑफ होप, आज उम्मीद की एक किरण नज़र आई है, वो जो बांग्लादेश में खालिदा ज़िया के जनाजे के ऊपर जयशंकर जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं और हमारे यहाँ से अयाज साहब जो याज सादिक जो स्पीकर नेशनल असम्बली गए हुए थे, तो वो उनका हाथ मिलाना है। और वो कोई ऑफ द कफ नहीं था कि ये मुलाकात जब वो आए तो कैमरे भी साथ आए थे, उनको एग्जैक्टली पता था ये वो क्या जेस्चर दे रहे हैं और इसकी कैसे तशरीह की जाएगी, और वो ये देना चाह रहे थे। वो वॉक टू याज सादिक, उनसे चल के उनके पास आए और उनसे हाथ मिलाया और वो तस्वीरें बनी और बांग्लादेश की सरकार भी उसको अपने जो है सरकारी उस पर दिखा रही है। सो वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो अभी सकलैन बात कर रहे थे और डॉक्टर वैस के हमारा जो खिता है तारीखी तौर पे, जो भारत या इंडिया जो था या ब्रिटिश इंडिया या इंडिया जो था, उसकी सबसे बड़ी खूबी कि हम ऐसा महले वकूअ है कि हम 3 सिविलाइजेशन के दरमियान में पिवट हैं। और ये हमारी तारीखी वो रही। अगर ये जो 3.5 अरब पॉपुलेशन के खिते को हम ब्रिज बन जाएं इंडिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान, चीन और इंडिया के दरमियान, तो वो एक तो ये एक डेवलपमेंट हुई। दूसरी जो है मैं जिक्र कर रहा था, जो ब्रिक्स का समिट होने वाला है इंडिया में, इंडिया के लिए भी अब उनके यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि आप ग्लोबल साउथ की तरफ रुजू करें अमेरिका की बजाय, और रूस भी उनसे यही कह रहा है। हाल ही में पुतिन साहब भी जो वहाँ पे आए थे इंडिया के साथ, उनका भी है कि कॉमन करेंसी, कॉमन इंटरेस्ट के लिए। सो शायद ब्रिक्स की वजह से, एससीओ की वजह से भारत माइल होगा चीन के साथ तल्लुकात बेहतर करना, और वो तभी हो सकते हैं कि हमारे साथ बेहतर हों। सो ये एक उम्मीद की जाती है कि 2026 के अंदर एक बड़ा वाक़या होगा। तो ये तो है इंटरनेशनल, मगर ये इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स दुनिया में आ रही हैं और दुनिया के तमाम बड़े इंटेलेक्चुअल इसके लिए बेसिक रॉकेट साइंस चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए कि अपना हाउस इन ऑर्डर। हम इस बदलती हुई दुनिया में अपनी मफादत का तोहफ़ा तभी कर सकते हैं वरना अपना हाउस इन ऑर्डर करें। हाउस इन ऑर्डर के लिए हमें बड़ा दिल, बड़े दिमाग चाहिए। बड़े दिमाग तो क्लियरली उसका ये है कि आपस में सुलह सफाई होनी चाहिए। और यहाँ जो ये सारी पॉलिटिक्स अडियाला जेल के बाहर मुलाकातों के ऊपर फंसी हुई है सुई, तो होप उम्मीद की जाती है कि ये ज़िद ख़त्म की जाएगी और एक बुनियादी एक माहौल बनाया जाएगा, क्योंकि उस माहौल के बगैर जो 2025 में हमने देखा कि अदम इस्तेहकाम सियासी की वजह से हमारी जो मईशत है वो बिल्कुल, हम 50 साल 75 साल रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सो हम भी अगर ठीक कर दिए मईशत तो हमें यहाँ पे जो है वो अफ़ाम तफ़हीम करना पड़ेगा, मुफाहमत करनी पड़ेगी, और ये दोनों तरफ से होगा। मैं दोनों तरफ से ज़्यादा कमज़ोर से ज़्यादा ताकतवर के पास ये लेवरेज भी होता है और ये उसी को हाथ बढ़ाना पड़ता है। सिर्फ उम्मीद की जाती है कि नए साल के अंदर जो है ये आपसी जो है लड़ाइयाँ मारकुटाइयाँ ख़त्म की जाएंगी और मुफाहमत होगी, और कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, इस तरह की बातें करके, ताकि हम ये जो बदलती हुई दुनिया में है और दुनिया बदल रही है। आमिर साहब, पाकिस्तान तो पिछले 75 साल से 73 साल से नाजुक मोड़ से ही गुजर रहा है। अब तो मेरे ख्याल से एक चार्टर ऑफ स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ना। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पुराना हो गया, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पुराना हो गया, एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, एक यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। अवाम उसके लिए कितने तैयार हैं, हुक्मरान उसके लिए कितने तैयार हैं,
मैं वैसे आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये 75 साल से आप 78 साल से आप ठीक कह रही हैं, हर दौर में यही कहता जाता कि जी इससे ज़्यादा नाजुक दौर नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि ये जो 2026 है ये सबसे नाजुक दौर है। इसलिए कि मैंने कहा जिस तरह गुर्बत के 45% जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, 50 साल 78 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, बेरोज़गारी के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, हेल्थ एजुकेशन के रिकॉर्ड टूट चुके हुए हैं, और इस वक्त जो है वो पहले हमारा और इंडिया का गैप $2 बिलियन का हमने 60 साल तक रखा, हमारे दिफा का हमारी जो है वो $11 बिलियन के करीब है, तो उनकी 13 होती थी, अब वो 80-90 बिलियन का हो गया है, और उनके यहाँ ये गैप बढ़ता जा रहा है। ये जब $100-200 बिलियन पे फ़र्क चला जाएगा डिफेंस का, तो जितनी मर्जी हम ऑफ कोर्स जो है हमने उनको धूल चिटाई, मगर हम हौसले में उनसे बड़े हैं, हम तदबीर में उनसे बड़े हैं, हमारी फ़ौज ज़्यादा हौसलामंद भी हैं, बातदबीर भी हैं, और ख़ास तौर पे हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। एट द एंड ऑफ द डे आपको इकनॉमिक बैकअप चाहिए होता है, हमें वो पुर्जे चाहिए, हमें वो पैसा चाहिए, एक बुनियादी अगर ये हमारा इकनॉमिक इंडिया के साथ गैप बढ़ता जाएगा तो हम उनकी 4 ट्रिलियन से क्रॉस कर गई, हम $400 बिलियन के इर्द गिर्द GDP हमारा घूम रहा है। इसको जब तक नहीं हल करेंगे ये हमारे लिए खतरात मंडलाते रहेंगे, और दिन ब दिन ये नाजुक दौर बढ़ रहा है जहां फैसले की घड़ी आज आन पहुंची है। जी, बड़ी अशद ज़रूरत है। मगर मैं पॉजिटिव कहना चाहता हूँ 26 के लिए मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि 25 से हम बुरा नहीं हो सकता। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आवर नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे ऊपर भी जो है हमें बर्दाश्त करने का भी, और अगले साल में अब मुलाकात होगी। बात वही है कि बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त कि एक पेज पे अब हुक्मरान और पाकिस्तान के अवाम आ जाएं। ये जो एक पेज की बातें हमेशा सियासी जमातों की होती हैं और मुक़तदरा की होती हैं, इस एक पेज को बहुत अशद ज़रूरत है कि अवाम को हुक्मरानों के साथ मिल के इस मुल्क को लेके आगे चलना है। और इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।